मोजोंग में समय का प्रवाह भाग 1। दुखद शुरुआत। एक शांत और नॉस्टैल्जिक पियानो धुन धीरे धीरे बजती है, एक भावना देती है, जैसे कि धुंधली यादों के टुकड़े एक पुराने काले और सफेद फोटो की तरह हवा में बिखर रहे हैं। एक धुंधले पुराने स्कूल के मैदान का दृश्य, एक पहने हुए हनोक की पुरानी लकड़ी की फर्श वाली नॉस्टैल्जिक वेरांडा और एक बच्चे की खुशमिजाज हंसी की दूर की आवाज स्क्रिप्ट के उद्घाटन दृश्य को सजाती है। ये सभी दृश्य धुंधले लेकिन जीवंत रूप से उस अतीत के एक टुकड़े की तरह खुलते हैं जो दादी ओकी के मन में गहराई से समाहित है। हिमांगशी नामक एक नीले सरकारी सब्सिडी वाले अपार्टमेंट बिल्डिंग में लगभग 15 प्योंग के क्षेत्र में समय असामान्य रूप से धीरे बहता हुआ प्रतीत होता था। दीवारों पर समय के निशान थे, रंग फीके पड़ चुके थे और पूर्व फर्नीचर का चरचराना जैसे इसकी लंबी इतिहास की गवाही दे रहा था। नम हवा गर्मी से भरी हुई थी, न कि फफूंदी की गंध से। शायद इस स्थान को भरने वाले अत्यधिक प्रेम के कारण यहाँ दादी ओकी, जो अपनी असमर्थ बेटी किम सुनाई की देखभाल करते हुए अपने 80 के दशक में थीं, रहती थीं। अपने वंशजों से सर्वोत्तम देखभाल मिलने के बावजूद दादी ओकी के हाथों को कभी भी आराम का एक दिन नहीं मिला। सुबह से लेकर देर रात तक उसने अपनी बेटी के डायपर बदले, उसके शरीर को साफ किया और भोजन तैयार किया। उसके हाथ झुर्रीदार और खुरदुरे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी गहने से ज्यादा एक महान जीवन का बोझ उठाया। उसके खुरदुरे और मजबूत हाथ उसकी बेटी के लिए सब कुछ सहन करने के वर्षों का एक मानपत्र थे। सुनाई पूरी तरह से लकवाग्रस्त अवस्था में चुपचाप लेटी हुई थी, उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं। दादी ओकी अपनी बेटी के पास एक छाया की तरह रहीं, जो आधी सदी से अधिक समय तक उसकी हाथ पैर बन गईं। दुनिया की सभी माताओं की तरह दादी ओकी के लिए उनकी बेटी जीवन के समान महत्वपूर्ण एक अस्तित्व थी। वह अपने जीवन का कारण और अपनी सांसों का अर्थ थी। खिड़की से आती धूप भी गर्म लग रही थी, जो उसकी समर्पण को दर्शा रही थी। छोटी सी कमरे में एक विशाल ब्रह्मांड जैसा अनुभव हो रहा था, जहां दोनों महिलाओं के जीवन एक दूसरे पर निर्भर थे और मजबूत खड़े थे। यह कहानी एक दूर के अतीत में जाती है। 1949 में जापानी कब्जे के उथल-पुथल के दौरान ओकी एक बहादुर युवा महिला थी, जो एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाती थी। वह उस समय की एक दुर्लभ बुद्धिजीवी थी, जिसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और छात्रों को पढ़ाने के लिए उत्साह से भरी एक युवा शिक्षिका थी। उसकी आंखें हमेशा ज्ञान और प्रेम से चमकती थीं और उसकी आवाज स्पष्ट और शक्तिशाली थी। पोडियम पर उसकी आकृति एक कमल की तरह गरिमामयी और सुंदर थी। उसकी शिक्षाएं एक कठोर युग में आशा के बीज बोने के समान थीं। हर सुबह एक हानबोक में सजे धजे उसका स्कूल की ओर कदम आशा से भरा होता था। हर कदम हल्का लगता था, जैसे तितलियां चारों ओर उड़ रही हों। स्कूल उसकी सब कुछ था और छात्र उसका भविष्य थे। उसकी छोटी बेटी सुनाए 4 साल की एक लड़की थी, जिसे घर पर नौकरानी द्वारा देखभाल की जाती थी। उन दिनों बच्चे छून और निर्दोष होते थे, केवल एक छोटी हंसी से दुनिया को रोशन करते थे। सुनाई भी वैसी ही थी, घर के चारों ओर पूरे दिन दौड़ते हुए, अपनी माँ के घर आने का इंतजार करते हुए। वह एक प्यारी बच्ची थी। उसकी खुशमिजाज हंसी पूरे घर में गूंजती थी। बच्ची का अपनी माँ की स्कर्ट को पकड़कर छोटे हाथों से बड़बड़ाते हुए का चित्र मन में आता है। ओकी का जीवन एक प्रिय बेटी और एक सार्थक शिक्षण करियर से भरा हुआ था। उसने हर दिन उस सब के लिए आभार के साथ जिया जो उसके पास था। हालांकि शांत दैनिक जीवन एक अप्रत्याशित त्रासदी से चुराया गया। यह एक ऐसा क्षण था जैसे अचानक काले बादल साफ आसमान को ढक लेते हैं और गरजने लगते हैं। उस दिन
ओकी ने अपने छोटे बेटी सुन्ने को घर के नौकरानी के साथ छोड़कर सामान्य रूप से काम पर गई। यह एक संक्षिप्त क्षण था। बच्चा नौकरानी की पीठ से फिसलकर फर्श पर गिर गया, जिससे उसके सिर और गर्दन पर गंभीर चोट लगी। चीखें घर में गूंज उठीं, ओकी के दिल को एक तेज चाकू की तरह काटते हुए। खबर सुनते ही ओकी ने सब कुछ छोड़ दिया और घबराते हुए घर की ओर दौड़ पड़ी। उसके कदम जल्दी में पसीने से भरे हुए थे। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह किसी भी क्षण फट जाएगा। उसके सामने का दृश्य भयावह था। अपनी बेटी के ठंडे शरीर को पकड़े हुए वह अंतहीन रोई। उसका दिल ऐसा लग रहा था जैसे वह फट रहा हो। बच्ची ठीक से अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। मुश्किल से होश में उसके छोटे हाथ और पैर ढीले पड़े थे। बिना हिले डुले डॉक्टर की ठंडी डायग्नोसिस ने ओकी की सभी उम्मीदें छीन लीं। पूर्ण शरीर पक्षाघात की उच्च संभावना है। वे शब्द एक मौत की सजा की तरह महसूस हुए। निराशा जैसे काले बादल जल्दी से ओखे की जिंदगी में समा गई। उसकी दुनिया एक पल में रोशनी खोती हुई अंधकार में डूब गई। जैसे उसका खून ठंडा हो रहा हो, एक ठंडी अनुभूति उसके शरीर पर छा गई। आंसू उसकी आंखों से ऐसे बह रहे थे जैसे कभी खत्म न होने वाली धाराएं हों। उस दिन के बाद ओकी की जिंदगी अपनी बेटी के लिए एक लंबी यात्रा में बदल गई। उसने अपनी बेटी को उठाया, जो ठीक से अपना सिर भी नहीं उठा सकती थी, और पूरे देश में अस्पतालों की तलाश की। पारंपरिक चिकित्सा क्लिनिक और एक्यूपंक्चर केंद्र, जो सहायक होने के लिए प्रसिद्ध हैं, उसके कदम थक चुके थे। एक अकेली योद्धा की तरह जो असंभव को चुनौती देती है, उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं छोड़ा। एक छोटी सी आशा की किरण को पकड़े हुए उसने कठिन पहाड़ी रास्तों और नदियों को पार किया। घुमावदार पहाड़ी रास्तों ने उसकी पीड़ा को बढ़ा दिया और ठंडी नदी का पानी उसके आंसुओं के साथ बहता हुआ प्रतीत हुआ। उसने डॉक्टरों के पास तब तक दौरा किया जब तक उनके दरवाजे नहीं थक गए। हर पैसे को बचाने के लिए चलते चलते उसके पैरों में सूजन आ गई और उसके जूते खराब हो गए। लेकिन उसकी सभी कोशिशें बेकार गईं। उसकी बेटी की हालत में सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने सिर हिलाया, पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर चुप रहे। उसकी बेटी अपने कमरे में लेटी रही, छत को घूरती रही। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, उसकी बेटी ने केवल पुराने छत के टाइल्स देखे। उसकी छोटी दुनिया केवल छत तक सीमित थी, जहां समय स्थिर प्रतीत होता था। समय का बीतना भी उसकी बेटी के लिए निरर्थक लग रहा था। अपनी दुखों में और भी इजाफा करते हुए दुर्भाग्य ने ओखे की जिंदगी को निराशा में और गहराई में खींच लिया। उसका पति किसी और महिला के लिए उसे छोड़कर चला गया। वह धुएं की तरह गायब हो गया। पिता और पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए उसकी अचानक डिपार्चर ने ओकी के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया। उसके प्रिय पति का विश्वासघात उसकी पहले से ही थकी हुई जिंदगी में एक और खंजर की तरह था। ऐसा लगा जैसे उसके दिल में एक गहरा छेद हो गया हो। अकेली रहकर ओकी को अपनी विकलांग बेटी के साथ डरावनी वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वह अब केवल एक विकलांग बच्चे की मां ही नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की एकमात्र कमाने वाली भी थी। दुनिया का बोझ उसके नाजुक कंधों पर भारी था, जिससे उसके लिए सही से सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। हर रात उसने अपने तकिए पर जो आंसू बहाए, वे कभी सूखते हुए नहीं लगे। उसका जीवन एक पल में अपनी जड़ों में हिलता हुआ प्रतीत हुआ। आगे कहानी की व्याख्या आने वाली है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल छू लेने वाली सच्ची कहानी पर बात करेंगे। कोरियाई में इसे सायन कहते हैं, मतलब किसी की अपनी जिंदगी की कहानी। ये कहानी 4 हिस्सों में सामने आएगी और आज हम इसका पहला भाग देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है। कहानी हमें ले जाती है हेमांग शहर, वहां का फुरुन मोहल्ला। एक छोटा सा किराए का घर है
जहां 100 साल की ओखी अपनी 68 साल की बेटी सुने की देखभाल कर रही हैं। बेटी पूरी तरह से लकवाग्रस्त है। और ये देखभाल आज से नहीं, पिछले 50 सालों से चल रही है। सोचिए, 50 साल। 50 साल, बहुत लंबा वक्त। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सफर शुरू कैसे हुआ, इसकी जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1939। कोरिया पर जापान का शासन था उस समय, और ओखी वो एक पढ़ी लिखी बहुत ही जोशीली स्कूल टीचर थी। अच्छा, 1939 में? ये तो काफी अनोखी बात रही होगी उस समय के हिसाब से। हाँ बिल्कुल। उस दौर में महिलाओं के लिए पढ़ना, फिर नौकरी करना, खासकर टीचर बनना आम नहीं था। तो ये दिखाता है कि वो कितनी मजबूत और आगे की सोचने वाली महिला थी। तो उनका जीवन कैसा था तब? उनका जीवन मतलब दो चीजों के इर्द गिर्द घूमता था। एक तो उनकी 4 साल की बेटी सूने, और दूसरा उनका पढ़ाने का जुनून। एक खुशहाल भरी पूरी जिंदगी थी उनकी। एक खुशहाल जिंदगी। लेकिन फिर जैसा अक्सर कहानियों में होता है, एक मोड़ आया। हाँ, एक दुखद मोड़। एक दिन ओखी स्कूल में थी और घर पर जो देखभाल करने वाली थी, उनकी पीठ से सूने गिर गईं। ओह, ये कैसे हुआ? मतलब छोटी सी बच्ची। हाँ, और गिरने का असर बहुत गहरा हुआ। सूने के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। फिर वो डॉक्टरों के पास ले गईं और डॉक्टरों ने जो कहा वो किसी भी माँ के लिए सुनना शायद सबसे मुश्किल होता है। क्या कहा डॉक्टरों ने? उन्होंने कहा पूरी संभावना है कि बच्ची स्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाएगी। ये खबर जैसे जैसे ओक्स पर बिजली बनकर गिरी। उनकी दुनिया ही पलट गई। वो टीचर जिनका भविष्य इतना रोशन दिख रहा था, वो अचानक एक अंधेरे में आ गई। बिल्कुल एक अनिश्चित वर्तमान में। मैं सोच सकती हूँ ये सुनने के बाद एक माँ क्या करती है। उन्होंने यकीनन सब कुछ लगा दिया होगा बेटी को ठीक करने में। हाँ, बिल्कुल वही किया। सब कुछ छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी और सूने को लेकर मतलब पूरे देश में घूमी। हर अस्पताल, हर पारंपरिक वैद्य, जो भी प्रसिद्ध डॉक्टर थे, सबके पास गईं। हर दरवाजे पर एक उम्मीद लेकर। हाँ, एक उम्मीद। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सूने के हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो बस बिस्तर पर पड़ी रहती और छत को देखती रहती, बेबस। ये तो बहुत ही दिल तोड़ने वाला है। और शायद मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। नहीं, जैसे ये सब काफी नहीं था, एक और बड़ा झटका लगा उन्हें इसी मुश्किल वक्त में, जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या हुआ? उनके पति, सुरोने के पिता, वो उन दोनों को, माँ और बीमार बेटी को छोड़कर चले गए। क्या? ऐसे हालात में? हाँ, ये शायद उस समय की सामाजिक सच्चाई की तरफ भी इशारा करता है। विकलांगता का बोझ, समाज का दबाव, पता नहीं क्या वजह रही, पर सच यही था कि ओखी अब बिल्कुल अकेली रह गई। तो इस पहले हिस्से के आखिर में तस्वीर ये बनती है कि एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर महिला, जिसके पास एक अच्छा करियर था, एक परिवार था, वो अब बिल्कुल अकेली है। सामने एक बेटी है जो पूरी तरह उन पर निर्भर है और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी। सही कहा। एक खुशहाल जिंदगी अचानक से त्रासदी, निराशा और गहरे अकेलेपन में बदल गई। यही है इस कहानी के पहले भाग का सार, है ना? कैसे एक पल में सब कुछ बदल गया। बिल्कुल। एक होनहार भविष्य की उम्मीद कैसे एक अंतहीन लगने वाले रास्ते में बदल गई, और ओखी को यह सफर अकेले ही शुरू करना पड़ा। जरा सोचें उस माँ पर क्या बीती होगी। एक तरफ बेटी की ये हालत, दूसरी तरफ पति का यूं छोड़ जाना, ये एहसास कि अब आगे सब अकेले ही करना है। और ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे के हिस्सों में हम देखेंगे कि ओखी ने इन चुनौतियों का सामना कैसे किया। वो कौन सी ताकत थी जिसने उन्हें दशकों तक, 50 साल तक अपनी बेटी के लिए ये सब करने की हिम्मत दी। ये कहानी मातृत्व की, त्याग की और प्रेम की सीमाओं की कहानी है। अगले भाग में क्या होता है, ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है। बिल्कुल। इस अविश्वसनीय सफर के अगले पड़ाव के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। पसंद और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है।